Now we will start with importance of again forward importance of organizing and divisional structure in this video. Okay, importance of ऑर्गेनाइजिंग अगर अपन कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है जॉब का कि जो इंसान कैपेबल है उसको ही जॉब मिलती है, जो वर्कलोड को बैलेंस कर सकता है, और वही इंसान जो स्पेसिफिक काम को रोज़ रोज़ करता है तो वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाता है। उसको पता है किससे ऑर्डर लेने हैं, उसको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, when a person performs a specific job on a repetitive performance of a particular task allows the worker to gain experience in that area and it leads to specialization, nothing else। एक इंसान रोज रोज रिपीटेटिव फंक्शन करता है जिसकी वजह से वो स्पेशलाइज हो जाता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ये चीज़ एक फंक्शन भी है। ओके सॉरी फंक्शन के सॉरी प्रोसेस में भी है। कैसे, जब अपन वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं ना तो अपन सब बताते हैं हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, हु हैज़ टू कम्युनिकेट टू हुम। तो इससे क्या होता है, एम्बिगिटी इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन कम हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में। जो है वो क्लियर कम्युनिकेशन है, जिससे ऑर्डर लेने हैं उससे ही लिया जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होती है। हायरार्किकल ऑर्डर से सब चीज़ें चलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकेशन और टू द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी एक्सरसाइज, आपको सब पता होता है किसे ऑर्डर लेना क्या लेना। एक बार इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूजेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का वैसे तो सबसे बड़ा असेट है ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो मतलब आपका 50% ऑफ वर्क हो गया। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, सारी जो मटेरियल होता है, जो सारे जो फंड्स होते हैं, उन सब चीज़ों का प्रॉपर यूज़ हो पाता है, क्योंकि प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब हो पाती है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क कम हो जाता है। इसकी वजह से सारी चीज़ें बहुत सेफ हो जाती है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाता है, जिससे एफर्ट्स बचते हैं, टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं। ओके, अडेप्शन टू चेंज, अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजिंग होती है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द बिजनेस टू अकोमोडेट चेंजेस इन बिजनेस एंड। अच्छी ऑर्गेनाइजिंग या वर्कर्स को अच्छे से रख रहे हो, वो एक ही इंसान से रोज़ ऑर्डर ले रहा है, एक ही काम कर रहा है, तो उसको सब पता है भाई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर इतना मॉडिफाई होता रहता है कि आपको कुछ भी नई चीज़ लॉन्च करना बहुत ईजी हो जाता है। इंटर रिलेशनशिप अच्छी बन जाती है क्योंकि आप रोज़ रोज़ एक इंसान से काम करते हो, तो स्मूथ ट्रांजिशन होता है, सारा काम बहुत अच्छे से होने लग जाता है। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड मच नीडेड स्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे ग्रोथ ईजी हो जाती है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अपन ने सारी जॉब डिस्क्राइब कर दी, वर्किंग रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर दी, अथॉरिटी डिस्क्राइब कर दी। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। इससे क्या कन्फ्यूजन नहीं होता, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, अच्छे से काम एग्जीक्यूट हो पाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का डेवलपमेंट कैसे होता है कि ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। अब है ना, मैनेजर्स में क्रिएटिविटी आ गई कि उनको कैसे काम निकालना है। उसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव डेलीगेशन से क्या होता है कि वर्कलोड कम हो जाता है। रूटीन जॉब्स में सबॉर्डिनेट्स का वर्कलोड कम होता है, तो डेलीगेशन भी ईजी, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में अपन क्या करते हैं, डेलीगेशन करते हैं। डेलीगेशन की वजह से वर्कलोड टॉप लेवल के मैनेजमेंट में कम हो गया, उन पर कम हो गया, तो वो नए आइडिया सोच पाएंगे। नए आइडिया सोच पाएंगे तो क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उन लोगों का डेवलपमेंट होगा, माइंड आगे बढ़ेगा इन चीज़ों से, छोटे मोटे काम से। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, जैसे अपन ने बोला डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, उसकी वजह से ग्रोथ भी होगा। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ एंड ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय enabling to it to deviate from existing norm and taking new challenges। अगर एक इंसान ने डेलीगेट कर दिया काम, उसने नई चीज़ें सीख ली, उसका पता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली काम करती है, रोज़ का रोज़ काम होता है, कुछ रोज़ की नई झटपट नहीं होती। देयर इज नो ट्रायल एंड एरर, जो ऑर्गेनाइज है वो हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन की इन वजह से ग्रोथ हो पाती है। इट अलाउज ए बिजनेस एंटरप्राइज टू जॉब एंड मोर जॉब पोजीशन डिपार्टमेंट एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन लाइन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना, वो आगे से अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आता है डिविजनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें अपन डिपार्टमेंट के हिसाब से चीज़ें बांटते हैं। ओके, इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रॉड होता है। इन डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन, जैसे अपन ने पहले देखा था
कि जैसे फंक्शन के हिसाब से बांटी थी, अब यहाँ डिवीज़न एक मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे ये 4 चीज़ें है, उसके नीचे एक की ये 4 चीज़ें है, फिर एक की ये 4 चीज़ें है, एक की ये 4 चीज़ें है। तो देखो 4 4 4 16 चीज़ें हो जाएगी। अभी तो आपको 4 ही दिख रही होगी स्क्रीन पे, पर ऐसे 16 जाएगी। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ब्रॉड हो जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस करते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, अगर एक इंसान एक डिपार्टमेंट का हेड, वो एक प्रोडक्ट बनाएगा तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो उसने हर चीज़ का, हर फंक्शन का एक्सपीरियंस ले लिया है, तो उससे उस पर्सनल का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है। डिविजनल हेड अकाउंटेबल होंगे प्रॉफिट के। पहले है ना अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक इंसान था, वो बोलता था इसकी गलती है, इस डिपार्टमेंट की गलती है, इनकी ये गलती है। जैसे मैं बताता हूँ, पहले क्या होता था, अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं होती थी, क्योंकि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो बोलता था मार्केटिंग वालों ने गलती कर दी, ये कहता था रिसर्च वालों ने गलती कर दी। उसके बाद क्या होता है, डिविजन स्ट्रक्चर ये हो गया। डिविजनल हेड अकाउंटेबल है प्रॉफिट के लिए, एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। हर डिपार्टमेंट का अलग है रेवेन्यू, हर कॉस्ट अलग है, तो हर चीज़ प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो सकती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो गया है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट अलग अलग है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, इनिशिएटिव बढ़ गया है इन ईच डिवीज़न में, क्योंकि ऑटोनोमस यूनिट बन गए हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो चुकी है, किसी को एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉस्मेटिक वाला गारमेंट वाले से पूछने नहीं जाएगा, अब अपना अपना डिवीज़न अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। इससे ग्रोथ और एक्सपेंशन भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको इन चारों में से किसी को इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक लाइन और खींचनी है और अपना प्रोडक्ट ऐड कर देना है, फिर उसके नए स्टाफ आएंगे, आपको सिर्फ स्टाफ ऐड करना है। अब पहले क्या होता था, पहले हर चीज़ डिस्टर्ब करनी पड़ती थी डाइवर्सिफाई करने के लिए। नहीं, अब आपको इसमें ही स्टाफ ऐड करना है, उसका मैनेज उसका डिवीजन हेड अलग होगा, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं। इसके डिसएडवांटेज क्या होता है कि डिवीज़न में एलोकेशन ऑफ फंड के टाइम प्रॉब्लम आती है। कॉस्मेटिक वाले को इतने दिन, मेरे को इतने क्यों नहीं दे, इसमें इतने क्यों दे, इसमें इतने क्यों दे। इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ता है, कम्युनिकेशन का डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होती है प्रोडक्ट, इससे हर डिवीज़न में लड़ाई होने लग जाती है। इट प्रोवाइड्स मैनेजर टू अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल। इससे मैनेजर एक ही एक डिपार्टमेंट में काम करता रहता है, और उसको एक पावर आ जाती है कि टू असर्ट इज इंडिपेंडेंस में इग्नोर ओवर। अब है ना, और वो हेड क्या करेगा, वो अपनी अपनी चलने लग जाएगी, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से चलो, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भूल जाएगा कुछ समय में। Suitability. Divisional structure is suitable for those business enterprises where a large variety of products are manufactured in different productive resources. Okay.